इसमें अक्कू श्रीवास्तव का एक तीसरा एंगल भी है क्या, जो बीजेपी और बहुत सारे विश्लेषक बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा है, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से वो एक पर्सनल रिलेशनशिप इक्वेशन बना लेते हैं। कोई तो बात होगी कि बड़े बड़े नेता जब उनसे मिलते हैं तो गर्मजोशी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और बार बार वो गर्मजोशी हर मौके पर दिखाई भी देती है। क्या वो भी फॉरेन पॉलिसी में या देश का कद बढ़ाने में ये भी काम आती है क्या, अक्कू श्रीवास्तव? बिल्कुल मानक जी, ये देश के हित में रहती है, देश का कद बढ़ाने में काम आती है, लेकिन इसके साथ ये तभी संभव होता है जब आपकी अपनी मजबूती हो, आपकी अपनी नीयत साफ हो, आपका परफॉर्मेंस ऐसा हो जिसको सब देश अपने हिसाब से जोड़ सके। एक बात तो बहुत साफ है उस निरंतरता में कि अब हर देश, मैं हर देश की बात कर रहा हूँ, देश हित के हित को देखते हुए, जैसा कि शिवकांत जी और विनोद जी ने कहा है कि वो अब मेरा मानना है कि उससे थोड़ा ज़्यादा हर देश जो है देश हित में अपनी विदेश नीति बनाता है, अपने देश को रखता है और अपने देश को आगे बढ़ कर के रखता है। वो दिन गए कि उदारता के साथ हम अच्छा चलो ये भी कर दें तुम्हारे लिए, तो वो ना अमेरिका करेगा, ना रूस करेगा, ना कोई और करेगा। और जो जिसके लिए करेगा, चीन भी जो भी जिसके लिए करेगा, चीन तो हम सब जानते ही हैं कि उसका तो कुल मात्र एक उद्देश्य होता है कि वो दूसरे को हड़पने वाली स्थिति में रखने में रहता है या आगे दबाव में रखने की कोशिश करता है। तो वो स्थितियां रहती हैं। कई देश उस झटके में आ जाते हैं, ख़ासतौर से जो देशों की श्रेणियां जिस तरीके से हैं, आश्रित देश और संधि देश, तो उस झटके में कई बार आ जाते हैं। लेकिन भारत, क्योंकि आबादी ऐसी है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, एक बड़ा बाज़ार है हमारे पास में, और पिछले कुछ वर्षों में, मैं सिर्फ 9 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कुछ वर्षों में एक क्रमशः चीज़ें चली हैं। और 9 के बाद क्योंकि उस पर फोकस रखा गया है, जिस पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि, तो पहले उतना फोकस नहीं रखा जाता था। मनमोहन सिंह उतने एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उस तरीके से अपना फोकस नहीं रखा। अपनी विदेश नीति जो थी वो ठीक है, भारत समर्थक थी, लेकिन व्यक्तिगत संदर्भ में उन्होंने अपना फोकस नहीं रखा। आज वो व्यक्तिगत फोकस भी है, मोदी का अपनी छवि का भी फोकस है, और वो धीरे धीरे एक व्यक्तिगत मित्रता में दिखता है हमें, और इसका निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है। और उसका फ़ायदा देश के लोगों से या दूसरे देश के लोगों से कम से ज़्यादा मुझे नज़र आता है। जो उस देश में जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां जो भारतवंशी लोग रहते हैं, उनको जो एक अपने आप में गौरव का अनुमान होता है, अनुभव होता है, वो ज़्यादा बड़ी होती है। और वो जब लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोट की ज़रूरत वहाँ की सरकारों को होती है, तो उससे उसका फ़र्क दिखता है। ये होती है एक बात। लेकिन मोदी की ये यात्रा कई मामलों में महत्वपूर्ण होगी, जितना सब कुछ आप लोग सब बहुत बता ही चुके हैं उसको। एक तो अमेरिका हमें क्या देने जा रहा है, और दूसरा अमेरिका की निगाह से ज़्यादा चीन की निगाह हमारी जो है वो हमारे ऊपर होगी कि हमने क्या हासिल किया। क्योंकि चीन एक छटपटाहट की स्थिति में रहेगा। उसको अगर हम बहुत कुछ आगे तक पा पाए तो बहुत अच्छी बात है, और चीन को उसको लगेगा कि उसको काउंटर कैसे किया जाए। रूस मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा पीड़ित होगा, लेकिन क्योंकि एक रूस और चीन का एक अलग अपना गुट काम कर रहा है, अलग तरीके से काम करने की कोशिश में है। लेकिन चीन ज़रूर छटपटाएगा। चीन चाहे यूक्रेन को लेके छटपटाए या बाकी और को लेके छटपटाए, वो एक अलग स्थिति बनेगी। आपका जो मूल सवाल था प्रधानमंत्री की छवि का, एक निश्चित रूप से उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, मैं मानता हूँ। और जो विदेश में बैठे हैं, जैसे शिवकांत जी हैं, ये समझते होंगे, जानते होंगे, वहाँ ठीक है, उनकी निंदा करने वाले भी लोग होंगे, मुखर भी होंगे, लेकिन समर्थन करने वाले आम आदमी बहुत सारे उनको मिल जाएंगे। एक आध मौका मेरे अच्छा, शिवकांत जी से पूछ लेते हैं, हमने ऐसा ही देखा। उसके बाद आ रहा हूँ अखिलेश जी और डॉक्टर गुरुप्रकाश। शिवकांत जी, ये पर्सनल इक्वेशन पर, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत चर्चा हिंदुस्तान में हुई, विदेशों में भी हुई। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, गर्मजोशी से जब दो नेता मिलते हैं, या फिर जो पहले से तय होता है वही होता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। गर्मजोशी की जहां तक बात है, इनके स्वभाव में, मोदी जी के स्वभाव में जिस तरह की गर्मजोशी है, वो भारत के नेताओं में आमतौर से अभी तक नहीं देखी गई है। जिस तरह से वो गले मिलते हैं सीधे जाकर के, हाथ मिलाने के अलावा,
और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के प्रवासी लोगों से अपना संबंध बैठाया है, जा करके उनको संबोधित करना। और वहां भारत में तो सुरक्षा कारणों से वो हाथ वाथ नहीं मिला सकते, लेकिन यहाँ जो विदेशी आते हैं, जब वो विमान से उतरेंगे तब लाइन लगा के खड़े होते हैं, जब वो भाषण के लिए आते हैं, सभाओं में जाते हैं, तब लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो वो सब हाथ छूते हैं, हाथ मिलाते हैं उनसे। तो इतना ही काफी होता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये बात जरूर है कि केवल गर्मजोशी बिना हैसियत के, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, बिना हैसियत के गर्मजोशी काम नहीं आती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नेहरू जी में गर्मजोशी तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उनमें गहराई थी, उनमें एक बुद्धिमानी थी, उनका अपना व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। लेकिन जब वो 1949 की जो मतलब उनकी पहली यात्रा थी उसमें गए, तो राष्ट्रपति ने उनका एयरपोर्ट पे आके, राष्ट्रपति के अपने जो है विमान में वो गए थे वॉशिंगटन तक, और 3 हफ्ते रहे थे, ये तो 3 दिन रहने वाले हैं। उस सारी मतलब उनका स्वागत बड़ी अच्छी तरह से हुआ था, इसी गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। लेकिन मिला क्या, वो उस वक्त बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, अनाज की मतलब वो मांग लेके गए थे कि हमें अनाज चाहिए और हमें सहायता चाहिए, लेकिन वो अनाज और सहायता अमेरिका ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि अमेरिका उसके बदले ये चाहता था कि आप, उस वक्त चीन नया नया आजाद हुआ था, आप चीनी खेमे और सोवियत खेमे में न जाएं, हमारे साथ आए। नेहरू जी इसके लिए तैयार नहीं थे। उस इतनी सी बात पर उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और भारत की उस वक्त ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो अड़ जाता और कहता नहीं, हमारी हैसियत है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसी दोस्ती चाहिए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो उसका नुकसान हुआ। तो हैसियत भी जरूरी है गर्मजोशी के साथ। ओके, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, और बोलिएगा अखिलेश जी इस पर भी। क्या प्रधानमंत्री का जो एक पर्सनल इक्वेशन बन जाता है विदेशी नेताओं से, जो बार बार दिखता भी है कैमरे पर, आपको नहीं लगता उससे मदद मिलती होगी, दोनों देशों के रिश्ते और अच्छे होते होंगे इससे? अखिलेश जी देखिए, अक्कू जी ने एक बात कही, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें देने क्या जा रहा है। हम इसमें जोड़ते हैं कि यहां पाने कौन जा रहा है। अगर अमेरिका कुछ दे रहा है तो वो कौन पा रहा है। राहुल जी के उस प्रश्न का जो संसद में जो किया था, जिसके चलते उनकी सत्ता गंवानी पड़ी, विदेश नीति इस देश की क्या हो गई है, क्या वो मित्र लोग साथ जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं या बाद में पहुंचेंगे, और ये जो मिलने वाला है ये क्या उन्हें मिलेगा कि पूरे देश को मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इसका भी खुलासा हो ही जाएगा, क्योंकि अतीत में तो देखा गया है कि जो कुछ मिला है वो किसको मिला है, और यात्राएं किस मकसद से की जाती रही हैं। और बड़ा स्पेसिफिक सवाल था संसद के अंदर राहुल जी का, वो सवाल आज भी समसामयिक और बड़ा मौजूद ही है। तो इस पक्ष को भी भूला नहीं जा सकता है। दूसरी बात अभी सुनाई हमारे लंदन से साथी जो बैठे हैं, हमारी तब इतनी हैसियत थी कि हम अमेरिका से के आगे झुके नहीं, भले हमें अनाज नहीं मिला। ये हैसियत भारत की आज भी है। और ये जो होता ना, दिखाने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसी राष्ट्र, आज क्या है, आप कहते हैं पर्सनल रेपो। नेपाल हमें आग दिखा रहा है मेरे भाई, मालदीव दिखा रहा है, चीन दिखा रहा है, बांग्लादेश दिखा रहा है, जो हमारी अनुकंपा और कृपा पे पले बढ़े यहाँ तक पहुँचे और आज भी हैं। और 14 के पहले नहीं दिखाते थे, दिखा रहे हैं। और व्यक्तिगत रेपो की जब आप लोग बात करते हैं तो मत किया करिए। इंटरनेशनल लेवल पे कोई सब लोग बड़े परिपक्व और प्रकांड होते हैं, तो वो तो पहचान जाते हैं ना उस नेतृत्व को, उस नेता को, कि इसमें क्या गुण विशेषताएं हैं और कितना है। तो हमें इसके बारे में कुछ और नहीं कहना। शुरू में ही मैंने कहा, एक पद होता है और एक कद होता है। कभी पद बड़ा होता है, कभी कभी उस पद पे बैठने वाले का कद उससे भी बड़ा होता है।
और इतिहास में हम लोगों ने भारत के तमाम अपने प्रधानमंत्रियों को ओके, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं आपका कि उसका पद डॉक्टर गुरु प्रकाश से भी बड़ा। दूसरी बात, जब हम न्यूक्लियर डील कर रहे थे, मानक जी तो पूरी बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और राज्य विरोधी बता रही थी। ओके, गुरु प्रकाश की बारी है, बोलिए डॉक्टर गुरु प्रकाश, आपकी बारी, बोलिए। मानक जी मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और अभी हम लोगों ने देखा कि पापुआ न्यू गिनी एक देश है जिनके राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जी से मिले और बहुत अच्छे से अभिवादन किया। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक ताकतवर राष्ट्र है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने अपने लोगों के सामने कहा पीएम मोदी इज द बॉस। और प्रवासी भारतीयों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है कोई आज का नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट गुजरात की बात हो, जब हमारी सरकार पहले थी एनडीए 1 की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस ये करना है। हम लोगों का ये मानना नहीं कि कोई देश किसी की अनुकंपा से पलता है। ये एक अहंकारी माइंडसेट, जो अहंकारी मानसिकता है, वही लोग कह सकते हैं कि कोई देश किसी की अनुकंपा से, दया से पलता है। सब देश बराबर होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं। लेकिन जब विदेश नीति की बात होती है तो ये तस्वीर मेरे को अनायास ध्यान आ जाती है। यहां पे राहुल गांधी जी साइन कर रहे हैं, सोनिया जी पीछे खड़ी हैं, चीन के राष्ट्रपति पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी जी विदेश मंत्री थे क्या? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे क्या? एक सदन सदस्य के रूप में आप एमओयू साइन कर रहे हैं और उस एमओयू के डिटेल को आपने आज तक भारत की जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया है। तो विदेश नीति की बात हो तो कम से कम इसकी बात भी करनी चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। लगातार हमने देखा है कांग्रेस के समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी ने कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का जो वर्ग है वो चीन के पास चला गया है। ऐसा कांग्रेस के समय के रक्षा मंत्री ने कहा था। कांग्रेस के समय के लोगों ने कहा है कि हम बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मन में भय है कि चीन दोबारा आ जाएगा। 1962 की लड़ाई अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, उन्होंने कविता लिखी थी परशुराम की प्रतीक्षा, और उन्होंने कहा था कि नेहरू जी जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालती है। तो मुझे लगता है विदेश नीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ना लाया जाए। यह ऐसा वक्त होता है कि हमको आपको साथ में आकर के देश की बात करनी चाहिए। हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुए हैं। जब किसी देश को आवश्यकता होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तो हम देते हैं, किसी को वैक्सीन की आवश्यकता होती है तो हम देते हैं, किसी को पैरासिटामोल की आवश्यकता होती है तो हम देते हैं। वो ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, केन्या हो, जो भी राष्ट्र हो, जहां कहां भी कोई चुनौती होती है तो भारत आगे जाता है। और भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए यह एक सीना चौड़ा करने वाली बात होती है। अभी राजनीतिक तू मैं आपस में अपमान करना, इससे बचने की आवश्यकता है क्योंकि हम एक परिपक्व। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर गुरु प्रकाश बोलिए। अखिलेश जी। मानक जी, पता नहीं गुरु प्रसाद जी को याद है कि नहीं, भारत 140 देशों का नेतृत्व करता था। नया मैनान मूवमेंट सुना है कि नहीं आपने? और इसी दिल्ली में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पूरा देश भारत के नेतृत्व में इकट्ठा होता था, पूरी दुनिया इकट्ठा होती थी। वो भी एक दौर था। और गिनाना शुरू करूंगा कि कब कब भारत पे रोक लगी, कब हमने सुपर कंप्यूटर बनाया, कब हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, कब हमने सुपरसोनिक मिसाइलें बनाई। एक मिनट प्लीज मेरे भाई बीच में, प्लीज मेरे भाई बीच में नहीं, मेरे भाई बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला था, मेरे भाई बीच में नहीं बोला था। अरे प्रकाश आप जवाब दे दीजिए। बीच में नहीं मेरे भाई, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य गलत तथ्य पेश करेंगे तो मैं बोलूंगा। अखिलेश, आपने रामधारी सिंह दिनकर का जिक्र किया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, रामधारी सिंह इंडोनेशिया ने भी आप गलत, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, उसी का नाम किसने शुरू की थी? नाम किसके दिमाग की उपज थी? किस कंट्री की, किस व्यक्ति की? वो जानकारी इतिहास थोड़ा पढ़ लिया करिए। दूसरे, अरे रुक जाइए, इंडोनेशिया के टीटो, आपने रामधारी सिंह की अधूरी कविता सुनाई। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर की आपने अधूरी कविता, यार ये आपने फिर यही कर रहा है। अरे चुप रहिए। भारत जवाहरलाल नेहरू की उपज थी, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आपको कोई जानकारी नहीं है। आपने अधूरी कविता सुनाई रामधारी सिंह दिनकर की। उन्हें लिखा है, गांधी का पीर उधिर नेहरू पे फुफकार रहे हैं। ये भूल गए आप? महात्मा गांधी की हत्या उसी कविता में है।
जिस किताब का आप जिक्र किए हैं आपको पता चल जाएगा। प्रतिज्ञा में अपमान किया था आपने लोगों का, उसी में है, उसी में है। सारे सुनिए 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 सुनिए। हाँ, जब गांधी, भाई आपको तो मैंने डिस्टर्ब किया नहीं। पढ़ के आइएगा अखिलेश जी। गुरु प्रकाश एक एक करके आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अरे अखिलेश जी कंप्लीट कर लें, बोलिए। ये देखिए ना, रिसर्च गुरु प्रकाश को क्यों बोल रहे हैं? आप अपने चैनल को बोलिए ना। अखिलेश जी कंप्लीट करिए। बोल रहे हैं आप, अपने चैनल को बोल नहीं रहे हैं। कंप्लीट करिए। गुरु देखिए बात दरअसल में यही है कि हमने पिछले 9 वर्षों में क्या देखा। इस सरकार की विदेश नीति, जहां जहां साहब गए हैं, वो किसके लिए गए हैं, किसके काम आई है? उस देश के काम आई है कि मित्रों के काम आई है? इकोनॉमी के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, लंबा समय चला जाएगा। तो हमें आज देखना यह है कि इस दौरे से भारत का फायदा होता है कि मित्र का फायदा होता है। ओके, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं आपका। गुरु प्रकाश बोलिए, आपकी बारी है। एमओयू किसके काम आया था अखिलेश जी, ये भी बता दीजिएगा एक बार। मुद्दे पर आइए, गुरु प्रकाश बोलिए। ये एमओयू किसके काम आया था? चीन में जाकर के राहुल गांधी जी ने एमओयू साइन किया था। ये एमओयू किसके काम आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे क्या? आप बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूं। ये एमओयू आपने साइन किया था। साहब नाराज हो जाएंगे, आप चीन का नाम ले रहे हो। सोनिया गांधी जी पीछे खड़ी हैं, आप चीन का नाम ले रहे हो, चीन नाराज हो, साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों साइन किया था एमओयू? चीन का विरोध मत करो भाई। क्यों साइन किया था एमओयू? अरे जाकर के परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ के आइए। अरे सत्ता में बैठे हो, बताओ ना क्यों किया? पढ़ के आइए तब बताइएगा। अरे सत्ता में बैठे हो, भगा दिया था। भोपाल गैस बताओ ना, किया था, उसको भगा दिया था प्रधानमंत्री ने। वॉरेन एंडरसन को भगा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों भाई से लगाया, 28 लोग भागे हैं अभी। आप बोल लो, मैं बीच में नहीं बोलता। वॉरेन एंडरसन को आपने भगाया भाई, जाके शर्म करिए आप। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए थे उनको आपने भगाने का काम किया था। वॉरेन एंडरसन को आपने तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बताइए ना। अरे हमने तो 7वां बेड़ा को भगाया था, पता कि नहीं? हमने अमेरिका के 7वां बेड़ा को भगाया था। हमने अमेरिका के 7वां बेड़ा को भगाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, अमेरिकी हवाई जहाजों को तेल भरने से। ओके, विनोद अग्निहोत्री।